नमस्कार मेरे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूपी पीसीएल टीजी 2 के एग्ज़ाम के लिए। तो हमारा पिछला वीडियो डीसी जनरेटर के बारे में था, जो कि हम लोग डीसी जनरेटर का टोटल 50 क्वेश्चनों को हल किए हैं। उन 50 क्वेश्चनों में से ही हमारा टारगेट था कि पूरे डीसी जनरेटर को कवर करना है। जैसा कि हम वहाँ पे सक्सेसफुल भी हुए। हम 50 क्वेश्चनों से ही हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए कि मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि एक क्वेश्चन का जितने भी ऑप्शन होते हैं मैं पूरे ऑप्शन का फुल डिटेल्स के साथ आपके सामने एक्सप्लेन करूं, और मैं करता भी हूं, करता भी रहूंगा। राइट। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है डीसी मशीन के बारे में। ये जो अलग अलग परीक्षाओं द्वारा आयोजित किया हुआ प्रश्न है ना, वो सभी प्रश्न आपको डीसी मशीन में देखने को मिलेंगे। राइट। अब क्या होता है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के फील्ड में यदि देखा जाए तो अपने एमपी में ही नहीं, अपने इंडिया में इतने सारे अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि एक इलेक्ट्रीशियन इसरो में भी जा सकता है। अपने एमपी में भी बहुत सारे ऐसी वैकेंसी, जैसे मध्य प्रदेश लाइनमैन, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर, और एमपी पीजीसीएल। यूपी में देखा जाए तो यूपी आर्बिनल, यूपी पीजीसीएल, यूपी पीसीएल टीजी 2, और यूपी भी बिहार में देखा जाए तो बिहार इलेक्ट्रिकल बोर्ड का होता है, और इसरो, डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इतने सारे आपको अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारे। आप कोई सा भी पेपर देने के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस चैनल पे विजिट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगा, हर एक, चाहे आपको वो डीएमआरसी हो, चाहे आपका वो इसरो हो, छोटे से छोटा लेवल और बड़े से बड़ा लेवल। करेक्ट। चाहे वो एनसीएल हो या इंडियन ऑयल का हो। तो दोस्तों, आज डीसी मशीन के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन होंगे इस सीरीज में। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डीसी मशीन का कार्य सिद्धांत माना जाता है। ये जो हमारा डीसी मशीन होता है, ये इनपुट में लेता है पावर, कौन सा, इलेक्ट्रिकल, और आउटपुट में देता है ये पावर, कौन सा, यांत्रिक। यानी कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल पावर। आउटपुट में हमें कौन सा पावर देता है, यांत्रिक शक्ति देता है। तो यांत्रिक शक्ति देने के लिए ना एक बल लगाने की जरूरत होती है, खिंचाव लगाने की जरूरत होती है, और वो खिंचाव कौन सा होता है, मैग्नेटिक प्रकार का खिंचाव होता है। करेक्ट। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्योंकि ये जो मैग्नेट बनता है ये विद्युत चुंबक होता है। जो देखिए, मशीन हो या जनरेटर हो, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्व उत्तेजित, दूसरा होता है स्व उत्तेजित। का मतलब होता है कि उसके अंदर जो मैग्नेट होता है ना, वो मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होता है। और ये जो हमारा डीसी मशीन है, डीसी मशीन का जैसे श्रेणी मशीन हो गया, सीरीज मशीन, और शंट मशीन, और कंपाउंड मशीन, ये तीनों मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये विद्युत के द्वारा चुंबक बनाते हैं, ठीक है। और इसी चुंबक के द्वारा एक खिंचाव बल लगता है, और जनरेटर हमारा घूमता है, मोटर घूमता है, और घूमने के दरमियान आउटपुट में हमें मैकेनिकल पावर देता है। तो विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे हमारा डीसी मशीन काम करता है। राइट। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, यहाँ पे क्या लग गया, प्रेरण। तो ये प्रेरण मोटर के लिए काम करता है। करेक्ट। म्यूचुअल इंडक्शन का नियम, ये काम करता है, ये नियम काम करता है ट्रांसफार्मर में। मैक्सवेल का नियम, दोस्तों मैं आपको एक काम करता हूं आपके लिए, कि जितने भी नियम है ना, मैक्सवेल का नियम, कार के स्क्रू नियम, राइट हैंड नियम, फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम, जितने भी नियम है टोटल 20-25 नियम का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और आपको पूरे एक्सप्लेन के साथ उसमें से समझाऊंगा। करेक्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, छोटी डीसी मशीन का फ्रेम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सा होता है, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, स्टील, एल्यूमिनियम। तो छोटी डीसी मशीन की जब भी बात आए तो ये कास्ट आयरन किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की, छोटी मशीन के लिए। और बड़ी मशीन के लिए काम में लिया जाता है कास्ट स्टील। करेक्ट।
बड़ी मशीन। जिस तरह से मशीन की साइज में परिवर्तन होता है ना, उसी तरह से इनकी मटेरियल में भी परिवर्तन होता है। तो इनके जो बॉडी बनाई जाती है, जो फ्रेम बनाई जाती है, उस फ्रेम का जब आकार बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, तो उसके जिस धातु से फ्रेम बनाया जाता है उस धातु को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए छोटी मशीन के लिए अलग धातु और बड़ी मशीन के लिए अलग धातु। करेक्ट। स्टील के तो देखिए बर्तन बनाए जाते हैं। स्टील के क्या ज़्यादातर बर्तन बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम का जो वायर होता है, और ये वाइंडिंग में भी काम में लिया जाता है, और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में भी बहुत ज़्यादा इसका आजकल उपयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीसी मोटर के पोल शू निर्माण हेतु निम्न विकल्पों में से कौन सी धातु है। ये डीसी मोटर का पोल शू होता क्या है। ये तो हो गया हमारा पोल। इस पोल के किनारे एक जूते के नोक की तरह एक पार्ट लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं पोल शू। अब इसमें देखिए, ये तो हमारा मेन फील्ड हो गया। मेन फील्ड में इस तरह से वाइंडिंग किया हुआ था। जब भी इसको आप सप्लाई दोगे तो इसमें से क्या जनरेट होगा, फ्लक्स। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है, इस टोटल आर्मेचर में टोटल का टोटल ये फ्लक्स कहाँ आ जाए, आर्मेचर में आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये लीकेज बहुत ही कम हो। लीकेज की मान को घटाने के लिए हम फ्लक्स पोल शू का उपयोग करते हैं, राइट। तो ये तो होगा पोल शू का उपयोग। लेकिन ये जो पोल शू होता है, ये किस धातु का बना होता है, ढलवा लोहा का, या फिर सिलिकॉन स्टील का, या फास्फोरस ब्रोंज, या कार्बन। ये देखिए, ये जो फास्फोरस ब्रोंज और कार्बन है ना, ये दोनों का प्रयोग तो किया जाता है ब्रूस बनाने के लिए, और सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है आर्मेचर बनाने के लिए। करेक्ट। हमारे पास ऑप्शन ही केवल एक बच गया, ढलवा लोहा। ढलवा लोहा का बना होता है पोल शू। ये इसमें होता है 95% लोहा, बाकी कार्बन प्लस सिलिकॉन, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से पोल शू का क्या उद्देश्य है। मैंने अभी बताया कि पोल शू क्यों लगाया जाता है। धारा एक समान वितरित करना, नहीं। फ्लक्स का मान एक समान वितरित करना, बिल्कुल। जो मेन फील्ड में वाइंडिंग के द्वारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है, उस फ्लक्स को पूरा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें आर्मेचर में। हमारा उद्देश्य यही है पोल शू लगाने के लिए, कि जितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है उस फ्लक्स को टोटल हम आर्मेचर में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो हमें इसीलिए पोल शू लगाने की ज़रूरत होती है। और हमसे ये पूछ रहा है कि पोल शू लगाने का उद्देश्य क्या है। फ्लक्स एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वोल्टेज एक समान डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। डीसी को एसी में बदलने के लिए हम यहाँ पे कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पोल शू का प्रयोग नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट। ये क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में कम्यूटेटर लगाने का क्या प्रयोजन होता है। एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, एसी को एसी में बदलना, और डीसी को डीसी में बदलना। मैंने अभी आपको बताया था कि कम्यूटेटर का काम क्या होता है। एसी को डीसी में बदलना, कम्यूटेटर हमारा काम करता है एसी टू डीसी और डीसी टू एसी। ये क्या करता है, ये दोनों काम करता है। एसी को डीसी में भी बदलता है और डीसी को एसी में बदलता है। तो देखिए, एसी को डीसी में बदलता है डीसी जनरेटर में, ठीक है। डीसी जनरेटर में बदलता है एसी को डीसी में, और डीसी मोटर में बदलता है ये डीसी को एसी में। करेक्ट। एसी को एसी में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं साइक्लोट्रॉन। ये हमारा क्या बदलने का काम करता है, एसी को एसी में, और डीसी को डीसी में बदलने का काम करता है चॉपर। करेक्ट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, बहुत एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से ब्रूस सामान्यतः होते हैं। देखिए भाइयों, क्या होता है कि
जब स्टूडेंट को कोई भी सवाल का हल आने लगता है ना, तो वो क्वेश्चन उसको इजी लगने लगता है। जब तक वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं बनता ना, तो वो छोटा से छोटा क्वेश्चन भी आपको बहुत ही वो लगता है, बहुत टफ लगता है। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का है। इजी तो है क्योंकि आपको आता है, अगर यही क्वेश्चन आपको ना आए तो यही आपको टफ हो जाएगा, राइट। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से ब्रुश सामान्यतः बने होते हैं। कार्बन के भी बने होते हैं, ग्रेफाइट के भी बने होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी बने होते हैं और कॉपर के भी बने होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ब्रुश बनाने के लिए ना हम इन सभी धातुओं का प्रयोग करते हैं, कार्बन, ग्रेफाइट, मैग्नेट और कॉपर। करेक्ट। चलिए, कम्यूटेशन के दौरान डीसी मोटर में किस प्रकार का वोल्टेज प्रेरित होता है? आरएमएस वोल्टेज, प्रतिघाती वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, या इसमें से कोई भी वोल्टेज जनरेट हो जाता है? नहीं, ऐसा तो होता नहीं, कोई भी वोल्टेज जनरेट तो होगा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा कम्यूटेटर, ठीक, कम्यूटेटर का ये रहा हमारा खंड। कम्यूटेटर में इस तरह का खंड होता है। अब इसमें होता क्या है कि आर्मेचर वाइंडिंग से जो कॉइल आती है, वो कॉइल आके कहाँ लग जाती है? इस कम्यूटेटर सेगमेंट में, राइट। इस तरह से कम्यूटेटर सेगमेंट में लग जाती है। ये हो गया। अब जब इसमें से करंट फ्लो होता है, यानी कि जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जैसे ही करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है ना, तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ पे देखिए होता है कार्बन ब्रुश इस तरह से। तो जब ये रिवर्स बायस में, यानी कि रिवर्स करंट फ्लो होने लगता है, तो एक कॉइल ये शॉर्ट हो जाती है। इस कॉइल के शॉर्ट होती यहाँ पे फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम लागू हो जाता है, और उसके दरमियान एक यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो जाता है। वो वोल्टेज कैसा होता है? स्थिर वोल्टेज, स्थिर वोल्टेज। करेक्ट। ये वोल्टेज गति नहीं करता है, यहाँ पे जनरेट होगा वोल्टेज और ये यहीं पे रहता है, मूव नहीं करेगा। लेकिन इस वोल्टेज का नाम क्या होता है, हमसे ये पूछा है। इसका नाम होता है प्रतिघाती वोल्टेज, यानी कि ये रिएक्टिव वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होता है। करेक्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टिव वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज, ये जो आरएमएस वोल्टेज होती है ना, ये सप्लाई वोल्टेज ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए तो एक ही बात है, बस इसको लैंग्वेज को चेंज करके आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर रिएक्शन के किस प्रभाव के कारण मोटर में स्पार्किंग होती है? यहाँ पे होता है हमारा, ये है हमारा कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर के बीचों बीच एक्सिस में यहाँ पे MNA भी होता है और यहीं पे GNA भी होता है, मैग्नेटो न्यूट्रल एक्सिस और जियोमैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है, उस दरमियान MNA और GNA दोनों एक ही एक्सिस पे होते हैं। कुछ टाइम चलते मोटर हमारी चलती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो हमारी GNA होती है, MNA होती है, ये MNA खिसक के कहाँ आ जाती है? यहाँ पे। यानी कि अब GNA और MNA के बीच में थीटा डिग्री का डिफरेंस हो गया। इसी डिफरेंस की वजह से एक जनरेट होता है आर्क। क्या जनरेट होता है? आर्क, जिसको हम बोलते हैं स्पार्किंग। और इसी स्पार्किंग के बारे में हमसे पूछ रहा है। ये होता है डीसी मोटर में दो प्रकार का आर्मेचर रिएक्शन होता है। एक होता है चुंबकीय विभोज प्रभाव और दूसरा विचुंबकन प्रभाव। तो ये जो स्पार्किंग होता है ना, ये चुंबकीय विभोज प्रभाव में स्पार्किंग होता है, और इस स्पार्किंग को समाप्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं इंटरपोल वाइंडिंग। करेक्ट, इंटरपोल वाइंडिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन रहा, डीसी मोटर के शाफ्ट को एक स्थान पर बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये कुछ नया क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो डीसी मोटर का जो शाफ्ट होता है, हमारा डीसी मोटर कैसा होता है? मैं एक आपको हिंट बना के दिखा रहा हूँ। अब डीसी मोटर तो नहीं बना सकता ना यहाँ पे। ये हो गया डीसी मोटर, ठीक है। तो इस डीसी मोटर के
यहाँ पे मान लीजिए शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट है तो ये किसके माध्यम से यहाँ पे टिका हुआ है, किसके माध्यम से एक स्थान पर बनाए रखता है, ठीक है। तो ये एंड प्लेट के माध्यम से एक स्थान में रहता है। जैसे कि मोटर हमारा मूव करने लगता है इस तरह, तो इसका जो सॉफ्ट है ये हिलता, मतलब हिलता तो है लेकिन अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है। तो ये किसकी मदद से नहीं किसकी मदद से एक स्थान पर फिक्स होता है, तो ये एंड प्लेट की मदद से ये फिक्स होता है, राइट। बियरिंग का काम क्या होता है, ये शाफ्ट में लगा होता है बियरिंग, और इसको शाफ्ट को स्पीड से रोटेट करने के लिए मदद करता है बेयरिंग। रोकर आर्म क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पे रोकर आर्म लगा होता है। इसी रोकर आर्म की मदद से ही हम GNA को MNA के पास खिसका कर ले जाते हैं, किसकी मदद से, रोकर आर्म की मदद से। और इसी रोकर आर्म में ब्रूस फिट होते हैं, आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, तो आपका एंड प्लेट हो गया, रोकर आर्म के बारे में बता दिया, ब्रूस तो पता है आपको। अगला क्वेश्चन, DC मोटर की गति को आसानी से किसकी मदद से बदला जा सकता है। DC मोटर की बदलने की बात करें हमसे, सप्लाई। एक DC मोटर है, DC मोटर को हम सप्लाई देते हैं। ये हमारी सप्लाई दो जगह जाती है, एक जाती है फील्ड वाइंडिंग में, करेक्ट, और दूसरी जाती है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग में। ये हमने यहाँ से सप्लाई दिया DC की, और ये सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक फील्ड वाइंडिंग में चली गई, एक चली गई आर्मेचर वाइंडिंग में। तो इसमें से क्या करना है हमें, या तो हम फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन चेंज करें या फिर हम आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन करें। यदि हम फील्ड वाइंडिंग का और आर्मेचर वाइंडिंग का दोनों एक साथ अगर चेंज करते हैं, ठीक है, इसके कनेक्शन को, इसका मतलब होता है कि हम सप्लाई के कनेक्शन को चेंज करते हैं। और DC मोटर कभी भी सप्लाई को चेंज करने से कभी भी इसका गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम या तो फील्ड को करेंगे या तो आर्मेचर को करेंगे। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, आर्मेचर संयोजन को परिवर्तित करके। बात तो सही है, आर्मेचर संयोजन को परिवर्तित करने से हो सकता है, हो जाएगा, और फील्ड संयोजन को परिवर्तित करने से भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C दे रखा है, या तो आर्मेचर को या तो फील्ड को, ठीक है। हमें या तो आर्मेचर को करना है या फील्ड को करना है, इन दोनों में से किसी एक को ही करना है, दोनों को नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा C ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है, हमें संतुष्ट यही क्वेश्चन कर रहा है, ऑप्शन कर रहा है, ठीक है। और सप्लाई का बदलने का मतलब है कि इन दोनों को बदल देना। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब बकवास दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मशीन के द्वारा DC मोटर के घूमने की दिशा को समझा जा सकता है। फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, दायां हस्त नियम और कार के स्क्रू नियम। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा कार के स्क्रू नियम होता है और दायां हस्त नियम होता है, ये कहाँ नियम, ये नियम कहाँ लागू होता है, किसी धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, करेक्ट, ज्ञात करने हेतु हम दायां हस्त नियम और कार के स्क्रू नियम का प्रयोग करते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है ये DC के जनरेटर में काम करता है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि DC जनरेटर को जब भी आपको स्टार्ट करना है तो आप DC जनरेटर तो इनपुट में मैकेनिकल पावर लेता है, और आप मैकेनिकल पावर देंगे एक हैंडल के माध्यम से। तो हैंडल को आप लेफ्ट हैंड से थोड़ी पकड़ेंगे, हैंडल को आप हमेशा राइट हैंड से पकड़ेंगे, और राइट हैंड से पकड़ने के बाद उसको घुमाएंगे, तो वहाँ पर राइट हैंड रूल फॉलो होता है, और लेफ्ट हैंड रूल फॉलो होता है हमारा DC मोटर के लिए, करेक्ट, DC मोटर के लिए। और यही हमसे पूछा गया है कि DC मोटर के घूमने की दिशा समझा जा सकता है किस नियम के द्वारा, फ्लेमिंग के बायां हस्त के नियम के द्वारा। अच्छा ये बताइए कि ये जो फ्लेमिंग है इसका पूरा नाम क्या है। फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक था ना, इस वैज्ञानिक का पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, करेक्ट। ये एक नया टर्म्स है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से
डीसी मोटर की क्षमता व्यक्त की जाती है किलोवाट में, केवीए में, केवीएआर, एमवीए में। ये जो केवीएआर और केवीए और एमवीए है ना, ये दोनों होता है एक्समेर की यानी कि ट्रांसफार्मर की। और केवीएआर किसका होता है? ये होता है सिंक्रोनस मोटर का, लेकिन किस कंडीशन में? जब सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारती है उस कंडीशन में उसका रेटिंग होता है केवीएआर। अब बात आती है कि सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर किस कंडीशन में सुधारती है? तो सिंक्रोनस मोटर तब सुधारती है जब यह नो लोड पे हो और उसका जो एक्साइटेशन है वो ओवर एक्साइटेशन हो। नो लोड ओवर एक्साइटेशन में ही हमेशा सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर को सुधारती है, उस समय इसका रेटिंग होता है केवीएआर। ठीक है, तो ये हो गया सिंक्रोनस मोटर का। और एक ऑप्शन हमारे पास बचा किलोवाट। ये किलोवाट हो गया डीसी मोटर का, है ना इजी। तो इस तरह से आप एग्जाम में भी इस तरह से देख सकते हैं कि जो ऑप्शन आपसे आ रहा है ना, पहले आप उसको कट करते जाइए। मान लीजिए कि आपको पता है ये ट्रांसफार्मर का होता है, इसको कट कर दीजिए। एमवीए और केवीए में क्या फ़र्क है? बस इसकी रेटिंग में फ़र्क है, क्योंकि ये किलो में है, ये मेगा में है। ठीक है, बाकी तो है वोल्ट एम्पियर, तो ये दोनों तो सेम हो गया, होगा नहीं। केवीएआर ये हमेशा रिएक्टिव पावर का होता है, करेक्ट, ये होगा नहीं। और क्योंकि जो मोटर होता है डीसी का वो रिएक्टिव पावर का नहीं होता, वो एक्चुअल पावर होता है। किलोवाट क्या है? वास्तविक शक्ति है। ठीक है, वास्तविक शक्ति। और केवीए क्या होता है? आभासी शक्ति। तो और केवीएआर है हमारे प्रतिघाती शक्ति। तो मोटर हमारा जो आउटपुट में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है ना, वो वास्तविक शक्ति होता है, करेक्ट। वो जो हमें वास्तव में मिल रहा है वो वास्तविक शक्ति है, एक्चुअल पावर, ट्रू पावर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमेशा किलोवाट में ही होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में कॉइल बनाने हेतु कॉपर की सुपर एनिमल्ड वायर को ही क्यों प्रयोग किया जाता है? ये देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आप सबको तो पता था कि सुपर एनिमल्ड वायर का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है इसका भी तो कोई रीज़न होगा। मैं बताता हूँ। ये जो सुपर एनिमल्ड वायर होता है, इसका जो रजिस्टिविटी होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है ना, इसका प्रतिरोध होता है अधिक, इसका प्रतिरोध होता है कम। ठीक है, इसका प्रतिरोध होता है कम। और होता कितना है? 0.01724 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस यानी कि 0.0 में है, इतना कम है। तो इसका मतलब इसकी इंडक्टिविटी यानी कि इसकी चालकता उच्च होगी। और हम सब यही चाहते हैं कि चालकता उच्च हो। और चालकता उच्च होने से फ़ायदा क्या क्या होता है? देखिए, इसमें से करंट अधिक फ्लो होगी तो फ्लक्स भी अधिक होगा, करंट अधिक होगी तो फ्लक्स भी अधिक होगा। ठीक है, फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा, मोटर की जो टॉर्क होती है वो उतना ही ज़्यादा उत्पन्न करेगा। और जितना ज़्यादा टॉर्क, मोटर उतना ही स्पीड से घूमेगी, उतना ही ज़्यादा लोड को वहन कर सकेगी। ठीक है, तो हम ऐसे वायर का प्रयोग करते हैं जिसका रेजिस्टेंस कम हो और करंट कंडक्टिविटी यानी कि चालकता अधिक हो, जिससे हमें ये फ़ायदा होता है। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि ये जो कॉइल होती है ना, ये हीट कम होती है। क्या होती है? हीट कम होती है। और हीट कम होने से कॉपर लॉस भी कम होता है। ठीक है, तो यही हमें सब फायदा होता है। तो क्या यहाँ से क्या आपका कंक्लूजन निकल के आया कि कंडक्टिविटी उच्च होने के कारण हम इसको सुपर एनिमल्ड वायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रजिस्टिविटी उच्च होने के कारण नहीं, रजिस्टिविटी उच्च करना तो हमें है ही नहीं। यदि रजिस्टिविटी उच्च हो भी जाता है तो हम कोई ना कोई ऐसा सिस्टम अपनाते हैं कि इस रजिस्टेंस के मान को कम करते हैं। शॉर्ट सर्किट उच्च होने के कारण ये तो फॉल्ट है, ये एक प्रकार का क्या है? दोष। ठीक है, ये दोनों क्या है? दोष। कठोर होने के कारण, कठोर होने के कारण, अच्छा, कठोर का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गलनांक अधिक होने के कारण। तो इसका गलनांक एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग अधिक होता है। इसका गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एल्यूमिनियम का होता है 660 डिग्री सेल्सियस। और एग्जैक्ट आंकड़ा होता है 657 डिग्री सेल्सियस, लेकिन माना जाता है 660 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम का और ये हो गया कॉपर का। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का।
14वें नंबर का क्वेश्चन है, डीसी मशीन में उत्पन्न होने वाला भंवर धारा का दूसरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया, फोकाल्टो लॉस। इसका दूसरा नाम क्या है? फोकाल्टो लॉस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भंवर धारा को एडी करंट भी बोला जाता है और फोकाल्टो लॉस है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है बताइए? इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए भी भंवर धारा का प्रयोग करते हैं और हीटिंग फर्नेस में भी भंवर धारा का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी जगहों पे भंवर धारा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन के आर्मेचर में उत्पन्न मैग्नेटोमोटिव फोर्स का तरंग रूप का आकार होता है कैसा? रेक्टेंगुलर, साइन वेव, स्क्वायर वेव या फिर सॉटूथ वेव। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ना दो प्रकार की होती है। एक तो होती है इलेक्ट्रिक और एक होती है मैग्नेटिक, ठीक है। तो जो विद्युत के द्वारा जो वोल्टेज जनरेट होता है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत के द्वारा जो वोल्टेज जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ, और जो चुंबक के द्वारा वोल्टेज जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं एमएमएफ। एमएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी कि मोटिव फोर्स भी दो प्रकार का है, एक इलेक्ट्रिकल प्रकार का, एक मैग्नेटिक प्रकार का। तो जो इलेक्ट्रिकल होता है, इस इलेक्ट्रिकल का जो वेव फॉर्म होता है, ठीक है ना, इसका जो रूप होता है वो साइन वेव होता है। कैसा होता है? साइन वेव। और इस साइन वेव का आकार जो होता है ना वो पेंडुलाकार होता है, पेंडुलाकार। मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाइयों, ये होता है हमारा एसी। इस एसी का जो ये वेव फॉर्म चल रहा है ना, ये इसका आकार होता है पेंडुलाकार, करेक्ट, पेंडुलाकार। और इसकी वेव फॉर्म होती है साइन वेव। तो ये तो हो गया ईएमएफ का, तो ये तो इसको कर दीजिए कट। स्क्वायर वेव, ये डीसी का वेव फॉर्म होता है, करेक्ट, ये तो डीसी का वेव फॉर्म होता है। लेकिन हमसे पूछा है मैग्नेटोमोटिव फोर्स का वेव फॉर्म कैसा होगा। और सॉटूथ वेव फॉर्म, ये सॉटूथ वेव फॉर्म होता है, जैसे कि आप इन्वर्टर जानते होंगे। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी हमें प्रोवाइड कराता है कौन? बैटरी या फिर जनरेटर। तो डीसी को जब एसी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे जो वेव फॉर्म बनता है प्योर एसी नहीं रहता, उसमें से पल्स जो डीसी होती है, सॉरी, जो एसी हमें कन्वर्ट करके मिलता है आउटपुट में इन्वर्टर के द्वारा, तो वो एसी प्योर एसी नहीं होता, वो पल्सेटिंग एसी होता है। इसलिए उसका जो वेव फॉर्म होता है वो सॉटूथ प्रकार का। तो हमें यहाँ से कंक्लूजन निकल के ये आता है कि जो इन्वर्टर होता है ना, तो इन्वर्टर के अंदर कैसा वेव फॉर्म होता है? सॉटूथ वेव फॉर्म। ये भी हो गया गलत। हमसे पूछ रखा है एमएमएफ के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेक्टेंगुलर, करेक्ट। आर्मेचर में जो मैग्नेटो मोटिव फोर्स उत्पन्न होता है उसका वेव फॉर्म यानी कि तरंग रूप होता है रेक्टेंगुलर। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीनों को शीतलन प्रदान करने हेतु किस रसायन का प्रयोग करना उचित होता है? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन से तो हम सांस लेते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। नहीं, नाइट्रोजन का तो प्रयोग नहीं किया जाता है, देखिए, ठीक है, नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जो हाइड्रोजन होता है ये नेचुरली ठंडा होता है, इसका नेचर ही है कि ये ठंडा है। इसका नेचर कैसा होता है? ठंडा, करेक्ट। तो डीसी मशीनों को कूलिंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग करके? हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं हम, और किसी का नहीं, हाइड्रोजन का प्रयोग ही करते हैं हम। इसमें से देखिए, एक होता है डक्ट लगे होते हैं डीसी मशीन के, कोई भी मशीन आप ले लो, पीछे साइड देखोगे आप, एक वेंटिलेशन डक्ट होता है मशीन के पीछे साइड। शाफ्ट में एक ब्लेड्स लगे होते हैं, फैन के ब्लेड्स, पंखा। वो पंखा क्या करता है? बाहर की हवा को ले आके अंदर डालता है, ठीक है, जिससे कि हमारा वाइंडिंग, आर्मेचर, ये सब कूल रह सके। तो वहाँ पे हम हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में लोहा हानि यानी कि कोर लॉस को स्विनबर्न टेस्ट के द्वारा माना जाता है। ये जो स्विनबर्न टेस्ट है ये हमेशा, ये क्या करता है? ये नो लोड पे ही टेस्ट ज्ञात किया जाता है। स्विनबर्न जो टेस्ट है, परीक्षण है, ये हमेशा नो लोड पे ज्ञात किया जाता है। और जो लोहा हानि है, ये लोहा हानि भी हमेशा नो लोड पे ही ज्ञात किया जाता है। यानी कि स्विनबर्न परीक्षण में लोहा हानि जब ज्ञात किया जाता है तो लोहा हानि को क्या माना जाता है? तो स्थिर माना जाता है। क्या?
स्थिर माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। करेक्ट। चलिए, स्विनबर्न जो टेस्ट होता है ना, ये हमेशा नो लोड पे ही होता है, और जो लोहा हानि यानी कि कोर लॉस होता है, ये भी हमेशा नो लोड पे ही होता है। इसलिए दोनों नो लोड पे ही होने के कारण स्विनबर्न परीक्षण में लोहा हानि हमेशा कांस्टेंट माना जाता है, स्थिर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18वां, सामान्यतः अंतर्वेशों का कार्य होता है। अंतर्वेश कहते किसको हैं? इंटरपोल को। किसको? इंटरपोल। तो इंटरपोल का कार्य क्या है? कम्यूटेशन को कम करना या फिर कम्यूटेशन को बढ़ाना, तांबा हानि को घटाना। तांबा हानि तो देखिए डिपेंडेंट लोड, ये किस पे निर्भर करता है? लोड पे। लोड कितना ज़्यादा है, कितना कम है, हाफ लोड है या फुल लोड है या एक्स्ट्रा लोड है, ओवरलोड है, इस पे डिपेंड करता है कॉपर लॉस। ये हो गया ख़त्म। लीकेज फ्लक्स को कम करना, मैंने आपको अभी बताया था कि लीकेज फ्लक्स को कम करने के हम पोल शू का निर्माण करते हैं। किसका? पोल शू का। तो पोल शू के बारे में तो पूछा नहीं, हमें तो पूछा है इंटरपोल के बारे में। तो कम्यूटेशन को बढ़ाना, कम्यूटेशन का मतलब होता है स्पार्किंग। स्पार्किंग होने का बहुत सारा रीज़न होता है दोस्तों, ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि स्पार्किंग अगर एक्सप्लेन करने लगा ना तो वो मुझे इलेक्ट्रिक सर्किट में जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे हाई इंडक्टेंस होता है, फिर क्या होता है क्या होता है। ठीक है, जब अपन सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मैं अच्छे से बता दूँगा आपको। राइट। तो कम्यूटेशन को तो हमें कभी बढ़ाना नहीं है। यदि स्पार्किंग को हम बूस्ट करते हैं, स्पार्किंग को बढ़ाते हैं, तो मोटर की जो दक्षता होती है ना वो घट जाती है। और मोटर की दक्षता हम घटाना नहीं चाहते। और मोटर की दक्षता कब बढ़ेगी? जब हमारा स्पार्किंग घटेगी तो मोटर की दक्षता बढ़ेगी। तो स्पार्किंग को घटा दीजिए, कम्यूटेशन को घटाइए, यही होता है अंतर्वेशों का कार्य। राइट। नंबर 19, डीसी श्रेणी मोटर में यदि आर्मेचर करंट को 20% कम कर दिया जाए तो टॉर्क में क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्मेचर करंट को 20% डाउन कर दीजिए, यानी कि किसी समय ये 100% रहा होगा। राइट। घट के कितना कितना परसेंट घटा? 20%। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80%। अब जीरो को जीरो से कर दीजिए कट। अब आप इसको स्क्वायर में इसका गुणा कर दीजिए, 10×100 और 8×8 64। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है? 36 का। तो 36% कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यदि आर्मेचर करंट में 20% की कमी हो रही है ना, तो टॉर्क होगी तो कम, बढ़ेगी तो नहीं। इन दोनों में तो है बढ़ने वाली बात बोला गया है, तो बढ़ेगी तो है नहीं, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यदि करंट में कमी हो रही है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कभी चेंजेस ना हो। चेंज तो होगा ही, टॉर्क में होगा ही होगा, ऐसे तो बात ही नहीं है। ऑप्शन भी एक है। यदि आप लॉजिक लगा के आंसर देते हैं ना एग्जाम में, तो कभी आपका आंसर जीवन में गलत हो ही नहीं सकता। एक दो ना कहो उतना तो हो ही जाता है, लेकिन यदि आप इस तरह से लॉजिक लगा के आंसर देते हैं तो कभी आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो 36% कम हो जाता है। राइट। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे, ये हमारे होमवर्क के लिए है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन हम कल देंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 10 किलोवाट के एक बेहतर डिजाइन किया हुआ डीसी मोटर के में कुल हानि कितना होगा? वाह, कितना मस्त क्वेश्चन है। 10 किलोवाट का एक बेहतर डिजाइन किया हुआ डीसी मोटर है, इसमें हानि कितना होगा? 500 वाट, 100 वाट, 0 वाट। 0 वाट तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोटर चाहे कितना भी बेहतर डिजाइन हो, लेकिन कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही। ठीक है, कि या फिर 50 वाट। तो इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर मैं आपको कल बताता हूँ। तो दोस्तों ये रहे हमारा 20 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के सामने हर एक क्वेश्चन को मैं लाया, हर एक क्वेश्चन को गुजारते हुए आपसे, आपके नज़रों के सामने से मैंने हर एक प्रश्न को सॉल्व कराया और आप लोगों ने देखा, और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगला हमारा सेशन होगा जो कि
थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। कि पहले वीडियो में टफ मैं इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन देखना होता है। डीसी मोटर क्या होता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कम्यूटेटर क्या होता है, और ब्रश क्या होते हैं, बॉडी किस चीज़ की बनी होती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इन चीज़ को हमने यहाँ पे देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन होगा और उसमें आर्मेचर रिएक्शन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इनकी एफिशिएंसी। फिर जो इसका तीसरा वीडियो होगा उस वीडियो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो चलिए, तो दोस्तों आप यदि नए हो इस चैनल पे तो चैनल को तुरंत विजिट कीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों, अपने प्यारे दोस्तों, भाइयों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को वॉच कर सके, देख सके और यहाँ से कुछ सीख सकें। मेरा उद्देश्य निमी टेक्निकल क्लासेस चैनल का उद्देश्य है स्टूडेंट को सिखाना, करेक्ट। तो दोस्तों जय हिंद और तब तक के लिए अलविदा। अगले वीडियो में हमारी फिर से मुलाकात होगी।